गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 22 नवंबर। आज का दिन भी ख़त्म हो गया है और आज के दिन भी निफ्टी की बात करें तो +28.45 पे जाके क्लोजिंग दी है। सेंसेक्स ने 92.46। निफ्टी बैंक आज के दिन पीट गया -239, निफ्टी मिड 143 और निफ्टी स्मॉल्स की बात करें तो ये भी आज पीट चुके हैं -167 से। अगर टोटल पॉजिटिव स्टॉक की बात करें तो 811 टोटल पॉजिटिव स्टॉक्स थे। कंपेयर करें तो 1227 नेगेटिव में थे। आज सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस की बात करें तो आज देख सकते हैं निफ्टी आईटी ने सबसे बेहतरीन आज परफॉर्मेंस दिया है जो 0.74% का है। निफ्टी ऑटो उसके बाद है निफ्टी फार्मा। तो सबसे बेकार परफॉर्मेंस की बात करें तो निफ्टी बैंक, यहाँ पे देख सकते हैं पीएसयू बैंक जो सरकारी बैंक है -1.14%। और फिर ऊपर भी देख सकते हैं निफ्टी जो नॉर्मल बैंक से प्राइवेट बैंक से उसने भी बुरा परफॉर्मेंस दिया -0.55 का, जिसके कारण हम देख सकते थे कि जो ओवरऑल बैंक है, जो निफ्टी बैंक है, उसने बुरा परफॉर्मेंस दिया है आज के दिन। आज के दिन के अगर एफआईआई की देखें तो एफआईआई ने लगभग 306 करोड़ के शेयर सेल किए हुए हैं और जबकि डीआईआई ने बाय किए हैं 721 करोड़ के शेयर्स। तो हम देख सकते हैं एफआईआई लगातार सेलिंग कर रही है। अभी भी जो प्रेशर था वो मेंटेन किया हुआ है, बट जो कह सकते हैं जो हज़ार करोड़ के शेयर सेल करते थे वो आजकल डिप होके 300 करोड़ 400 करोड़ के आसपास आ गए, जो रेगुलरली आपको देखने मिलेगा। जबकि डीआईआई लगातार हमें संभाले हुए है, 700 करोड़ की शेयर्स आज भी बाय किए हुए हैं। तो ये एक अच्छा संकेत है फिलहाल, जिसके कारण जो इंडिया का जो मार्केट है वो थोड़ा स्टेबल हो गया है। अगर कुछ न्यूज़ की बात करें तो हम देख सकते हैं जो गोल्डमैन है, जो कि एक फर्म है, उसने आज बाय की रेटिंग दे दी है। यहाँ पे देख सकते हैं बाय की रेटिंग दी है पॉलीकैब को। जो बाय की रेटिंग है यहाँ पे राइजिंग दिया है 5750 का टारगेट दिया हुआ है। साथ में ये भी रीजनिंग दी है कि कंपनी का जो पोटेंशियल है अभी भी अंडर क्लॉक्ड है, जबकि उसके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एक्सपांशन का वो बहुत ही ह्यूज है, तो जिसके कारण इन्होंने अभी तक 5750 का ही रेटिंग दिया है बाय का। के साथ ये भी देख पाएंगे कि जो KEI इंडस्ट्रीज़ है उसको न्यूट्रल रेटिंग में दे दिया है इन्होंने। रेटिंग की बात करें तो टारगेट KEI इंडस्ट्रीज़ का इन्होंने सेट किया है 2730। साथ में ये भी देख पाएंगे कि जो गोल्डमैन ने ये भी एनालिसिस करके बताया है कि जो रिलायंस है वो ओवरवेट है इनके स्टॉक के हिसाब से। ओवरवेट का मतलब मैंने पहले भी समझाया था, अभी फिर से समझाता हूँ। अगर रिलायंस उनके 100% में अगर ये इसको वेटेज 3% दिया हुआ है तो ये 3% कम है, वो 3% बढ़ के 4 या 5% देना चाहिए, तब जाके इसको कहा जाएगा कि ओवरवेट है। ये ओवरवेट भी क्यों दिया है यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि रिलायंस का जो स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन है टेलीकॉम नेटवर्क में, रिटेल सेक्टर में, कमोडिटी प्राइसिंग में, जिसके कारण मान रहे हैं कि रिलायंस को ज़्यादा परसेंटेज एलोकेट करने चाहिए उनके ओवरऑल 100% की लिस्ट में। इसके साथ ये भी देख सकते हैं कि जो इंद्रप्रस्थ गैस है इसको अंडरवेट कर दिया है मॉर्गन स्टैनली ने। ओवरवेट का मैंने आपको समझाया, सेम उसका ऑपोजिट अंडरवेट है। जैसे इंद्रप्रस्थ गैस को अगर 3% एलोकेट कर रहा है पूरे 100% में से, इसमें से उनको कम करना पड़ेगा 2.5 या 2.75% उधर तक। ये सिर्फ मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ और कुछ नहीं है। तो उसका कितना एलोकेशन है मुझे नहीं पता है, बट ये अंडरवेट का मतलब आपको बता रहा हूँ, जिसमें उन्होंने टारगेट प्राइस दिया है 432 का। यहाँ पे देख सकते हैं और एक न्यूज़ आता है मनी कंट्रोल की तरफ से, जो कि 22 नवंबर आज का ही न्यूज़ है, जो कि 1 बजे आता है, जहाँ पे उस न्यूज़ के चलते वो बोल रहे हैं कि 38 लाख वेडिंग होंगे जो कि जनवरी एंड तक चलेंगे लगभग, और वो जो जनरेट करेंगे इनकम है वो 4.74 लाख करोड़ है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। और ये शादियों का सीज़न जो है वो कल से चालू हो जाएंगे। यहाँ पे एक्सपेक्ट ये क्यों कर रहे हैं कि इतना बड़ा इनकम आएगा, क्योंकि जो दिवाली का सेल था, दिवाली में जो ख़रीदारी हुई थी वो भी बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया बिजनेस किया था इंडिया ने, जिसके कारण जो मार्केट है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो शादियों का सीज़न चालू हो रहा है नवंबर 23 से, वो भी बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस देगा।
यहाँ पे देख सकते हैं CAIT ने एक सर्वे किया था, जिसके हिसाब से उन्होंने एक सर्वे के हिसाब से देख सकते हैं जो 7 लाख वेडिंग्स है वो लगभग खर्चा करेगी 3 लाख तक। 8 लाख वेडिंग्स ऐसे होंगे जो 6 लाख के हिसाब से खर्चा करेंगे। 10 लाख शादियाँ या वेडिंग ऐसे होंगे जो 10 लाख तक खर्चा करेंगे। 7 लाख ऐसे होंगे जो 15 लाख तक खर्चा करेंगे। वैसे ही 50,000 ऐसे वेडिंग्स होंगे जो 50 लाख तक खर्चा करेंगे, और 50,000 वेडिंग्स ऐसे होंगे जो 1 करोड़ के ऊपर खर्चा करेंगे। जिस हिसाब से वो एस्टिमेट कर रहे हैं कि 4 लाख करोड़ के ऊपर तक खर्चा होगा टोटल ये शादियों में। तो खर्चा होगा तो कहीं ना कहीं कुछ खरीदने जाएंगे, जिसका इनडायरेक्ट रिलेशन हमारे स्टॉक मार्केट पे भी रहेगा। कुछ ऐसे भी स्टॉक्स है जो डायरेक्ट डील करते हैं, शादियों के जो ज्वेलरीज है, कपड़े हैं, सारे चीज़ों में इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स है, ये सारे में डील करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो खर्चा होगा वहाँ पे 10% एलोकेट होगा टेक्सटाइल्स को, जहाँ पे टेक्सटाइल्स की कंपनी रहेगी उनको अच्छा प्रॉफिट होगा Q3 के रिजल्ट्स में। साथ में ये भी देख पाएंगे कि जो 15% है वो ज्वेलरी सेक्टर को जाएगा, जहाँ पे एक मार्जिन में एक मेजर शेयर है टाइटन का, कल्याण ज्वेलर्स का। वहाँ पर 5% जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स और कंज्यूमर्स को, 5% जाएगा ड्राई फ्रूट स्वीट्स सेवर्स को, 5% जाएगा ग्रोसरीज वेजिटेबल्स को, 4% गिफ्ट आइटम्स को जाएगा, और 6% मिसलेनियस आइटम्स को जाएंगे। इस हिसाब से उन्होंने डिवाइड किया हुआ है कि कौन से सेक्टर में कितना खर्चा हो सकता है और किसको कितना प्रॉफिट हो सकता है। ये तो रही गुड्स सेक्टर्स की बात। अभी सर्विस सेक्टर्स की बात करते हैं। अगर सर्विस सेक्टर्स की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं जो 5% है हॉल्स, होटल्स, ये सब जगह में जाएंगे, और दूसरा 5% इवेंट मैनेजमेंट को, 12% टेंट डेकोरेशन, 10% केटरिंग सर्विसेज, 4% फ्लावर्स, 3% ट्रैवल्स कैब्स, 2% वीडियो शूटिंग, 3% ऑर्केस्ट्रा बैंड, 3% लाइट साउंड एंड रिमेनिंग बाकी सब। इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि हर एक सेक्टर में आप ऐसा चुन सकते हैं कि कोई एक सेक्टर की कंपनी जो ये चीज़ें प्रोवाइड करती है, तो उसका Q3 का रिजल्ट आना एक अच्छा संकेत हो सकता है। पर इसके साथ ही अगर आप कोई स्टॉक चूज़ कर रहे हैं तो आप ध्यान रखिए कि उसका प्रॉफिट अच्छा हो, उसका OPM अच्छा हो, प्रॉफिट में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, सेल्स में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। नहीं तो आप कोई भी ऐसे सेक्टर्स, कोई भी स्टॉक चुन लेंगे जो कि प्रॉफिट बना नहीं रहा है, जिसके कारण आपको भी नुकसान होगा और मुझे भी मज़ा नहीं आएगा कि आपको प्रॉफिट की जगह पे लॉस हो रहा है। तो आप ज़रूर ध्यान रखिए कोई भी सेक्टर्स की कंपनी ऐसे चूज़ करने से पहले। इसके साथ शादियों के सीज़न नवंबर के बाद थोड़ा क्लोज हो जाएगा, नवंबर, उसके बाद फिर से दिसंबर में आप देख सकेंगे कि क्रिसमस आएगा, न्यू ईयर ईव आएगा, तो उसमें थोड़ा चेरिश होगा। उसके बाद फिर से जो सर्ज आएगा वेडिंग सीज़न का जनवरी 14 से फिर से होगा। तो हमने दो न्यूज़ कवर कर ली। एक तो बड़े फर्म्स की बात की जिसमें पॉलीकैब को उसने अपग्रेड कर दिया है, बाय की रेटिंग दी है, KEI इंडस्ट्रीज़ को होल्ड की रेटिंग दी है, और अलग अलग कंपनीज़ का हम लोग ने देख लिया। दूसरा न्यूज़ हो गया कि हमने ये देख लिया कि शादियाँ की सीज़न आने वाली है, कि धमाकेदार खर्चा होने वाला है, जिसके कारण ऑफकोर्स पब्लिक लोन उठाएगी, सब कुछ करेगी, यहाँ वहाँ से पैसे लेगी। तो गवर्नमेंट ने पहले ही सोच के सारे जो बैंक्स हैं उनको बोल दिए है कि आप अपने जो लोन्स दे रहे हैं उसके जो रिस्क है उसको ध्यान में रखते हुए दीजिए, ताकि बाद में आपको कोई नुकसान ना हो और वो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को कोई नुकसान ना हो। साथ में ये भी बोल दिया जो फिनटेक कंपनीज़ है, फिनटेक वो कंपनीज़ है जो ऑनलाइन देख के आपको लोन दे रही है, वो सारे कंपनीज़ को बोला है और साथ में बैंक्स को बोला है कि आप बराबर से पेपर वर्क ध्यान में रखते हुए देखिए और तभी लोन दीजिए। हालांकि लोन का प्रोसेस बहुत ही टीडियस रहता है, बहुत ही लंबा प्रोसेस रहता है, जिसमें फिर भी लोन कुछ ऐसे भी है कि लोन्स इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, जो कि आजकल ऑनलाइन अवेलेबल है, ऑनलाइन पेपर वर्क हो जाता है। फिर भी एक RBI गवर्नमेंट ने नोटिस तो नहीं, एक मैसेज दिया है कि आप जो भी लोन दे रहे हो ध्यान में रखते हुए दीजिए।
और साथ में जो छोटी कंपनीज है जो लोन देती है, अगर बात करें तो ये जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी है वो 18 तक के ब्याज पे भी लोन देती है और लोग लेते भी है। तो ऐसे कंपनीज को उन्होंने बोला है कि आप जो रेट से जो लोन देते हैं उसको कम कीजिए, ताकि और भी पब्लिक आए आपसे लोन लेने के लिए। साथ में ये भी चेतावनी देते हुए गवर्नर ने बोला है कि आप जो भी लोन्स दे रहे हैं, जो बैंक्स और एनबीएफसी कंपनीज बोले तो बजाज फाइनेंस हो गया, मुथूट फाइनेंस हो गया, ये सारे जो कंपनीज जो लोन देती है और जो बैंक लोन देती है, वो जब भी लोन दे रही हो इंट्रोस्पेक्ट करे सारे पेपर्स वर्क को प्रॉपरली और तभी जाके लोन दे। ये गवर्नर आज अचानक क्यों जाग गया, तो उसकी बात करें तो देख सकते हैं जो गवर्नर है या गवर्नमेंट है, उन्होंने देखा कि जो अनसिक्योर्ड लोन्स है उसका जो क्वांटिटी है या जो रेशियो है वो बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण जो एक रिस्क फैक्टर हो सकता है जहाँ पे पैसे ना आए रिटर्न में, जिसका एक प्रॉब्लम होगा कि गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं आएगा तो वो दूसरे तरीके से पैसे लेने की कोशिश करेगी, ये एक नेगेटिव इफेक्ट आएगा। और जिसके कारण जो टाइम लगेगा वो अलग, जो साइकिल डिले होगा वो अलग, और जिसके कारण एक स्लो डाउन आ सकता है। अगर नवंबर 16 तक की बात करें तो जो अनसिक्योर्ड लोन्स है, जो स्पेसिफिकली वो बोल रहे जो पर्सनल और क्रेडिट कार्ड लोन्स है, उनकी ही अगर क्वांटिटी या मात्रा देखे तो वो ही 100% से 125% तक चली गई है, लगभग 25% में जंप हुआ है। कब से कंपेयर कर रहे, ये रेगुलर टाइम पे कंपेयर नहीं कर रहे, जहाँ पे जब पैंडेमिक आया था वहाँ से वो कंपेयर कर रहे हैं। रेगुलर टाइम की बात होती तो अलग बात होती, बट पैंडेमिक में सब लोग घर पे थे, तब भी लोन की क्वांटिटी बढ़ गई थी जब किसी के पास इनकम नहीं थी। वो टाइम से अगर कंपेयर कर रहे तो 25% बढ़ गया है, जिसके कारण एक अलार्म बजा रही है आरबीआई। ये ध्यान में रखिए कि इसमें हाउसिंग, एजुकेशन और व्हीकल लोन्स इंक्लूड नहीं होते हैं, साथ में गोल्ड और गोल्ड ज्वेलरी लोन्स भी इंक्लूड नहीं होते हैं।